चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। इन दो अमेंडमेंट से हम लोगों ने क्या जाना कि जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी पूरे देश में, उसको एक जैसा बनाने की कोशिश की गई और एकरूपता लाने की कोशिश में राज्यों के अधिकारों का भी हनन नहीं किया गया। कुछ चीजें कंपलसरी रखी गई, कुछ चीजें जो है राज्यों के ऊपर छोड़ दी गई कि अपने राज्य की जरूरत के हिसाब से वो परिवर्तन भी थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जो जरूरी चीजें थी वो एक जैसी ही होंगी। तो कुल ले दे के 1993 के बाद धीरे धीरे राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए और अलग अलग राज्यों में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। उसी तरह 74th अमेंडमेंट के बाद जो है शहरी शासन में सुधार किया गया। हर राज्य ने अपना अपना कानून बनाया और सभी राज्यों के कानून में थोड़ा मोड़ा अंतर है। ठीक है, लेकिन जो मुद्दा है अब ये है कि 73वां संशोधन करने के बाद भी कामकाज कैसा रहा है। इंपॉर्टेंस जितना सोचा जा रहा था जितना सुधार होगा, क्या उतना सुधार हुआ है या कोई कमी रह गई है? अगर कोई कमी रह गई है तो उसको हल करने के आगे की रास्ता क्या होगा, क्या प्रयास करना चाहिए? तो आज की क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि कौन से सुधार जरूरी हैं अभी भी और इंपॉर्टेंस क्या है। जब 73वां संशोधन लागू हो गया है तो क्या बदला है हमारे देश में। ठीक है, इसमें पहली चीज है पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकरण। पंचायत फॉर्म्ड फॉर बोर्ड एंड किसका उड़ गया। अब 73rd अमेंडमेंट्स में कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इससे पहले नहीं था हमारी व्यवस्था में। ठीक है, जैसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायत। पहले पंचायत को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, 73वें संशोधन में ये दिया गया। एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस। पहले आरक्षण नहीं था, जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो भी कमजोर वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से छूट गए हैं, इनको जो है एम्पावर करने का काम किया। टाइमली इलेक्शन। 73वें संशोधन ने कम से कम चुनाव समय से होना सुनिश्चित कर दिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 5 साल पे चुनाव होना ही होना है। अगर उसको विघटित कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना है और जो नई पंचायत होगी वो केवल रिमेनिंग पीरियड के लिए होगी। इसने राज्य सरकारों को मजबूर किया कि वो गैर जरूरी कारणों से कभी विघटन न करें पंचायतों का। ठीक है, इंश्योरिंग टेन्योर। टेन्योर भी 5 साल का फिक्स हो गया। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब निचले स्तर पर भी अगर अधिकार चुनाव से मिल रहे हैं तो लोकतंत्र तो मजबूत होगा ही। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क दैट कैन गिवन टू द पंचायत। हमने बताया था कि 11वीं अनुसूची में 29 काम दिए गए हैं। ये 29 काम ऐसे हैं जिनकी पहचान की गई है कि ये 29 काम जो है पंचायतें कर सकती हैं, यानी पंचायतों को सौंपे जाने लायक कामों की सूची भी बना दी गई 73वें संशोधन से। पेइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। वित्त की जो पंचायतों की समस्या थी इस पे विशेष ध्यान दिया गया। एक वित्त आयोग का प्रावधान किया गया जो स्टडी करेगा और बताएगा कि क्या उपाय करने की जरूरत है आगे चल के। ठीक है, टू गिव प्रॉपर पार्टिसिपेशन टू द वुमेन। वुमेन को आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया? कितना? 1/3, नॉट लेस देन 1/3। 1/3 से कम नहीं। इसका मतलब है कि उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। पूरा याद रखिए, नॉट लेस देन 1/3 ये लिखेंगे। अगला, डेवलपमेंट ऑफ रूरल। ये पंचायतों से विकास भी हुआ। रिडक्शन इन करप्शन। जब ऑफिसर ही सारे काम करते थे तो उनके भ्रष्ट होने की संभावना ज्यादा थी। अब अगर कोई पंचायत में चुनाव लड़के आया है, वो प्रधान बना है, ब्लॉक प्रमुख बना है, तो उसको अगली बार फिर तो चुनाव लड़ना है, तो उसके ऊपर एक बर्डन रहेगा कि वो जो है करप्ट ना हो। तो ये भी सुधार जो है पंचायतों से हुआ है। तो पंचायतों का इंपॉर्टेंस 73वें संशोधन का। अगला फायदा क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। ये किस तरह की चीज है, देखने की बात है। PRIs have provided a platform for people to participate in the decision making process related to their local areas.
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने मौका दिया आम लोगों को। जैसे आप लोग गौर करिए 73वें संशोधन पे जाइए, उसमें ग्राम सभा की रचना की गई है। ग्राम सभा में मेंबर कौन होता है? उस गांव के सारे वोटर होते हैं उसके मेंबर। तो सारे वोटर अगर साल में 2 बार 4 बार मिलकर अपने गांव की समस्याओं पे विचार करेंगे तो एम्पावरमेंट होगा कि नहीं लोकल कम्युनिटीज का? सबकी बात रखे जाने के एक मंच मिलेगा कि नहीं सबको? ये काम किया है। PRI have given voice to those who were previously left out of the political process, especially people from SC/ST। पंचायती राज ने उन लोगों की बात सुनने का मंच प्रदान किया है जिनकी बात पहले कोई नहीं सुनता था। जो समाज में सबसे गरीब थे, सबसे कमजोर थे, उनकी बात नहीं सुनते थे लोग। उनकी बात, अपनी बात कहने के लिए कोई मंच ही नहीं मिलता था कि कहां कहें अपनी बात, अपनी समस्याओं को किससे कहें। अब कहने का मंच मिला, साल में 2-4 मीटिंग होगी ग्राम सभा की, तो वहां पर जाके वो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है, उसको सुनने वाले लोग भी वहां पर हैं। तो ये एक जो है विशेष प्रावधान हुआ। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। पंचायती राज से पहले जो भी सरकारी योजनाएं होती थी उसको इंप्लीमेंट कौन करता था? सरकार के अफसर करते थे। अब इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? हमारा पंचायती राज संस्थान करता है, हमारे चुने हुए लोग करते हैं। जैसे अगर जो है गांव में कोई योजना लागू हुई, मनरेगा की योजना, मनरेगा लागू करने की पूरी जिम्मेदारी जो है गांव समाज को, पंचायत को है। अब ये माना जाता है कि बाहर से आया हुआ कोई अफसर गांव में किसको मजदूरी की ज्यादा जरूरत है, कौन सी सड़क पहले बननी चाहिए, कहां तालाब खोदना चाहिए, इसके बारे में जानकारी जितनी एक ऑफिसर को होगी उससे ज्यादा जानकारी उस गांव के प्रधान को होगी। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे पला बढ़ा है, हर एक आदमी से उसका पर्सनल संबंध है, सबको वो जानता है, हर आदमी उसको जानता है। गांव की जरूरतों के बारे में ज्यादा बेहतर समझ चुने हुए प्रतिनिधि की होगी, और इसके कारण से जो भी योजनाएं बनती हैं वो और बेहतर ढंग से गांव में लागू हुई हैं। ठीक है। Hence, this amendment brings appropriate amount of monetary, administrative and political decentralization from the state to local level of government। अतः इस अनुच्छेद ने, इस संविधान संशोधन ने बेहतर ढंग से जो है विकेंद्रीकरण किया है। राज्य सरकारों से बहुत सारे काम जो है पंचायतों को ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए आप लोग, स्पीड से लिख लिया है पहले से ही? ठीक है, वेरी गुड। आगे चलिए, अगला क्या है? पंचायत फॉर्म फॉर ब्रॉड एंड इंपॉर्टेंट पर्पजेज फॉर फेसिंग सम चैलेंजेज इन देयर फंक्शनिंग। अब पंचायतों को जो है बहुत बड़े उद्देश्य से लागू किया गया कि ग्राम स्तर पे लोकतंत्र का प्रसार होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, आम लोगों की आवाज सुनी जाएगी, हर एक चीज व्यवस्थित हो जाएगी। इतना बड़ा सपना लेके जो है काम किया गया था, संशोधन लगाया गया। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती है फंक्शनिंग ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं हर एक्ट में, और ग्राम सभा का मतलब है गांव के सभी वोटर। तो ग्राम सभा हमारे पंचायती राज व्यवस्था में जब से यह सिस्टम लागू हुआ है सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है। ग्राम सभा को लेके जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि ग्राम सभा ही जो है पंचायत में भ्रष्टाचार को रोकेगी, ग्राम सभा ही योजनाओं के बारे में सजेशन देगी, हर एक व्यक्ति से पूछकर एक कंसेंसस से कोई काम किया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या रहा है? लैक ऑफ रेगुलरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ग्राम सभा के काम में, ग्राम सभा की मीटिंग भी रेगुलर नहीं होती है और कोई पारदर्शिता नहीं है। जो भी वहां पे डिस्कशन होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, कब मीटिंग होगी अगली ये पहले से बताया नहीं जाता है। दूसरा, लो पार्टिसिपेशन। जब ग्राम सभा की बात सुनने की प्रवृत्ति ही नहीं होती है चुने हुए लोगों में, तो लोग कहते हैं कि जाने से फायदा क्या होगा, हम अपनी बात कहेंगे, कोई सुनने वाला तो है नहीं। ये प्रॉब्लम। लैक ऑफ कोहेरेंट एजेंडा। जब भी मीटिंग होने वाली होती है पहले से ये बताया नहीं जाता है कि आज किस चीज पे, मुद्दे पे बात होगी। जैसे संसद की जब बैठक होती है तो आप लोगों को पता होगा, पहले से पता होता है कि इस आज के दिन में कौन सा बिल पेश होना है, आज किस मुद्दे पे चर्चा होनी है, कौन से विधेयक पे चर्चा होनी है, पहले से एजेंडा फिक्स होता है। ऐसा कोई व्यवस्था ग्राम सभा में नहीं है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलनेबल पीपल।
जो भी पिछड़े, गरीब, वंचित लोग हैं, इनका पार्टिसिपेशन और भी कम होता है ग्राम सभा में। वो चाहे जो भी रीजन हो, उनकी बात न सुनना ये रीजन हो, या समय उनके पास नहीं हो, या उनकी बात वहां नहीं सुनता हो, कोई फर्क किसी के ऊपर नहीं पड़ता हो, जो सबसे गरीब आदमी है उसकी सुनवाई करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो पंचायती राज सिस्टम की सबसे पहली चुनौती है वो ग्राम सभा के इनएक्टिव होने से आती है। ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस ट्रांसफर। जो वित्त दिया जाना चाहिए उसको लेके भी समस्याएं पंचायती राज में है। पहली चीज, लैक ऑफ ओन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। पंचायतों के पास राजस्व के अपने स्रोत कम है या है ही नहीं एक तरह से। इसके बारे में रिपोर्ट क्या है? पंचायत ओन सोर्स थ्रू लोकल टैक्सेज इन ओनली 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द पंचायत। देयरफॉर पंचायत आर लार्जली डिपेंड ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। जितनी भी देश की पंचायतें हैं उनका एवरेज ये देखा गया है कि वो अपने सोर्सेज से केवल 10% पैसा कर पाती हैं। बाकी सारी डिपेंडेंसी किस पे होती है कि राज्य सरकार पैसा दे या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से पैसा मिले। यानी वित्तीय स्वायत्तता है ही नहीं। 10% बहुत कम होता है ना। अगर आप 90% अपने खर्चे के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं तो उसकी बात तो आपको सुननी ही पड़ेगी। ठीक है। लैक ऑफ टाइमली ट्रांसफर ऑफ फंड। जो भी पैसा राज्य सरकारों से जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जाना है, वो समय से नहीं जाता है। Recently, some sarpanch in Telangana resigned due to irregularities in fund received from the state. ये नई घटना है कि तेलंगाना के बहुत सारे जो सरपंच थे, यानी गांव के प्रधान जैसे उत्तर प्रदेश में होते हैं वैसे वहां सरपंच होते हैं, उन सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया कि जब टाइम से पैसा वैसा मिलना नहीं है तो हम सरपंच रह के करेंगे क्या। ठीक है। तो समय से पैसा न मिलना अगली समस्या है। इररेगुलरिटीज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। 73वें संशोधन में क्या लिखा हुआ है कि इस संशोधन के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर 5वें साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वो पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के बारे में सिफारिश करेगा और वित्त आयोग का गठन जो है समय से किया ही नहीं जाता है। ये एक समस्या है। तो पहली समस्या ग्राम सभा को लेकर है, दूसरी समस्या फाइनेंस को लेकर है। इसको लिखिए। ठीक है। 2 समस्याएं आ गई। तीसरी समस्या, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। विभिन्न भागीदारों के बीच शक्ति की साझेदारी। अब पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। अब जो है किसी न किसी से अधिकार कम किए जा रहे हैं, तभी तो पंचायत को देंगे। तो आपस में दिक्कत पैदा होगी कि नहीं होगी? किसी के पास पावर है, उसकी पावर कम करेंगे, किसी और को देंगे तो युद्ध होगा।
वही होता है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू पंचायत हैज लेड टू रीडिफिनिशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर इन विलेज। जैसे ही पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई, वैसे ही इसने पावर स्ट्रक्चर को फिर से डिफाइन किया। अभी तक क्या था, किसी ब्लॉक में सबसे बड़ा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता था वो होता था एमएलए। अब लोगों के पास क्या हो गया, अब ब्लॉक प्रमुख भी हो गया, वो भी पावरफुल है, उसके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। इसके अलावा अलग अलग गांव में प्रधान भी हो गए, वो भी जो है पावरफुल है, उनके पास भी संविधान से शक्तियां मिली हैं। तो क्लैश होगा कि नहीं होगा? वही देखिए, एमपीज, एमएलए, ब्यूरोक्रेट्स मेंटेन अ इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स शेयरिंग ऑफ पावर विथ लोकल सरपंच। ये लोग जो है अपनी सत्ता का साझेदारी नहीं करना चाहते हैं, उसको लेके उत्सुक नहीं रहते हैं कि हमारे ब्लॉक प्रमुख हो चाहे सरपंच हो, ये लोग भी जो है हमारी बराबरी पे खड़े हो जाएं। ठीक है। It has been observed that MPs and MLAs view local level leaders as direct threat to their power. एमपी और एमएलए को लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छा काम करेगा पंचायती राज व्यवस्था में, तो कल को यही टिकट लेके हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लगेगा कि नहीं? जो भी लीडरशिप ऊपर आती है, उसको ऊपर आने का एक रास्ता मिल गया कि पहले आप पंचायत का चुनाव लड़िए, जिला पंचायत सदस्य बनिए, उसके बाद अगर आपकी लोकप्रियता, जैसे जिला पंचायत सदस्य भी एक बड़े एरिया में चुना जाता है, मतलब कि समझिए कि एक एमएलए की जो क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश में, उस बीच में 8-10 जो है मतलब जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। तो 10 में से एक तो हो ही गया वो। अगर वो बढ़िया काम करेगा, उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, तो अगली बार एमएलए होने के लिए दावेदार हो जाएगा कि नहीं? तो ये एक जो है समस्या है कि उन लोगों को लगता है कि हमारे लिए ही जो है खतरा पैदा हो जाएगा अगर हम किसी को ज्यादा प्रश्रय देंगे तो। ठीक है। मोर ओवर bureaucracies at the local level are also reluctant to share power with local political officials. अच्छा, एक चीज सोच के बताइए कि जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, तब भी ब्लॉक में विकास के काम होते थे। उतना पावर जो है पंचायतों को नहीं दी गई थी। 73वें संशोधन से पहले स्ट्रक्चर तो कुछ न कुछ पहले से बना हुआ था, लेकिन उतनी पावर नहीं दी गई थी। सारे अधिकार जो है वहां के वीडियो साहब को ही थे कि कौन सा वितरण कैसे होगा, किस योजना में क्या काम होगा, सब वीडियो साहब करते थे। अब क्या हो गया? अब जो है वीडियो साहब को कहा गया कि आप जो है ब्लॉक प्रमुख जो होंगे उनसे पूछ कर ही करेंगे काम, उनके व्यू को जानकर ही कोई फैसला लेंगे। तो अधिकार किसके कम हुए? वीडियो के कम हुए। तो वो अपने अधिकार कम करना नहीं चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये लोग जो है सशक्त ना हो, तो इसलिए जो है उनके बीच भी संघर्ष चलता है। दोहरा संघर्ष हो गया। जो पहले से चुने हुए लोग थे जनता से, एमपी एमएलए थे, वो भी इनको अपना विरोधी मानते हैं। और जो अधिकार ट्रांसफर हो रहे हैं पंचायतों को, वो सारे अधिकार जो है जो ऑफिसर हैं उनके ही लेके वहां ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो वो भी इनके विरोधी हैं, वो भी सहयोग नहीं करते हैं। तो ये एक समस्या हमेशा देखी जा रही है। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ प्रॉक्सी सरपंच, सरपंच हस्बैंड, प्रधान पति। अब रिजर्व हो गया, महिला सीट है, तो प्रधान जी जो है कोई महिला प्रधान बन गई, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होंगे? प्रधानपति। ये एक समस्या है कि जो चुना गया वो फैसला नहीं कर रहा है, उनके हस्बैंड फैसला कर रहे हैं। ये भी एक समस्या है, तो इसको लिखिए। कि सरपंच कोई और है, काम कोई और कर रहा है। प्रधानपति सुना है आप लोगों ने? मोटरसाइकिलों पर भी लिखा होता है कि इस गांव के जो प्रधान हैं उनके पति हैं हम। ठीक है, ऐसा होता है और ये सच है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। ये एक समस्या है।
ठीक है, चलिए अगली समस्या पे ध्यान देते हैं। अगली है लैक ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस, यानी जितने काम ट्रांसफर करने थे 73rd अमेंडमेंट में उतने काम भी नहीं ट्रांसफर किए गए हैं। According to report by Indian Institute of Public Administration, only 50% of mandatory provisions of 73rd Amendment Act were devolved, indirecting lack of will to devolve power to the part of the states. यानी राज्य सरकारें जो है केवल 50% तक ही कामों को पंचायतों को ट्रांसफर की हैं। क्यों? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती हैं, उनकी इच्छा ही नहीं है कि हम अपने कामों की कमी करके और पंचायतों को काम सौंप दें। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अगर 29 काम दिए गए हैं तो इसमें से ज्यादातर राज्यों में कहीं 15 दे दिया गया, कहीं 20 दे दिया गया, कहीं 9 दे दिया गया, इस तरह की कंडीशन है। 29 के 29 काम ट्रांसफर अभी तक नहीं किए गए हैं। P. Venugopal Committee 2018 also highlighted that some subjects like fuel and fodder, rural electrification, small scale industries, vocational education have not been devolved by many states. जो ये काम दिए जाने थे पंचायतों को, ये स्पेसिफिक काम की ईंधन और चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग, व्यावसायिक शिक्षा, ये काम भी अभी तक पंचायतों को नहीं दिया गया है कि हमारे गांव में जो भी व्यावसायिक शिक्षा दी जानी है वो पंचायतों के थ्रू होगी, ये भी देने के लिए राज्य सरकार ने इच्छुक नहीं है। और ये रिपोर्ट जो है इस समिति 2018 की है, इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसका उदाहरण आप लोग क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगली समस्या पे देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ। जैसे देखिए पंचायतों को ये क्या उद्देश्य है 73वें संशोधन का, कि हमारी पंचायतें खुद अपनी योजना बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें, इसमें भी सक्षम हो, और जो ऊपर से योजना बन के आए उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करने में सक्षम हो। तो कोई भी प्लानिंग करना, किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करना, उसको लागू करना, इसके लिए कुछ टेक्निकल चीजें भी तो चाहिए, यानी टेक्निकल स्टाफ भी होना चाहिए उनके पास, और टेक्निकल स्टाफ ज्यादातर जगहों पे प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। मेनी पंचायत इन इंडिया फेस शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सपोर्टिंग स्टाफ लाइक सेक्रेटरीज, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, जूनियर इंजीनियर ईटीसी। यानी इस तरह के जो स्टाफ हैं उनकी सप्लाई ही नहीं की गई, उनकी नियुक्ति ही नहीं की गई है। एक ही ग्राम सेक्रेटरी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि आप भी 10 ग्राम पंचायतों का काम देखिए।
एक मिनट रुकिएगा।